ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार और आज आपको हम इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। नागरिक शास्त्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम पहला खंड पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में हमने आपको इससे पहले के वीडियो में शीत युद्ध का दौर और दूसरा पार्ट जो है सोवियत गुट का विघटन तथा दुर्धुता की समाप्ति को हम पढ़ चुके हैं और आज हम आपको इसी क्रम में पढ़ा रहे हैं तीसरा पार्ट जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। तो समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व को पढ़ने के लिए इसको भी हम पिछले वीडियो की भांति खंडों में विभक्त करते हुए पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले जो कि बताया गया है इसमें आया समकालीन विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है, वर्चस्व शब्द को हम समझेंगे यानी वर्चस्व किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे। उसके बाद में हम एक शक्ति के रूप में अमेरिका का जो उदय हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ अमेरिका का वर्चस्व कैसे हुआ, इसके तत्व कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन हम बारी बारी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन किस प्रकार किया गया यानी प्रदर्शन को कैसे कैसे दिखाया गया इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। किन किन माध्यमों से इसका प्रदर्शन किया गया वर्चस्व का, अमेरिका के वर्चस्व का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम अमेरिकी वर्चस्व के कौन कौन सी चुनौतियां हैं यानी अमेरिका का जो वर्चस्व है इसके लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में भी हम आपको अध्ययन कराएंगे। अंत में हम भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में भी अध्ययन कराएंगे। इसको अध्ययन करते हुए हम बहुआयामी सामरिक साझेदारी है भारत और अमेरिका की, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस पाठ में से जुड़े हुए जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है यानी पूरे वीडियो में हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। साथ ही साथ आप अगर हमारे नए यूजर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नीचे लाल रंग का बटन दबा हुआ है बन गया है उसको दबाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। साथ ही में ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कर लें ताकि ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने से हमारे आने वाले और भी जो वीडियो हैं आपके विषय से जुड़े हुए वो आपको प्राप्त होते रहेंगे और आपको सारी वीडियो हमारी प्राप्त होती रहेंगी, उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें आप बताते रहें और हमारे वीडियो को पूरी तरीके से देखते हुए। तो हम प्रारंभ करते हैं समकालीन विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे वर्चस्व किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ किसी राष्ट्र की उस क्षमता अथवा शक्ति से होता है जिसके द्वारा वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी बात मनवा सकता है तथा उस पर अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा थोप सकता है। अपनी इसी क्षमता के कारण वह अपने राष्ट्र के हितों के विरुद्ध होने वाली गतिविधियों को भी रोक सकता है। वर्चस्व की जो क्षमता के लिए ये भी आवश्यक है कि क्षमतावान देश दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने के लिए तत्पर हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ समझने के लिए घरेलू राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है। घरेलू राजनीति में सभी राजनीतिक व सामूहिक जो राज्य की संप्रभुता होती है यह संप्रभु सत्ता के अधीन होती है। यानी घरेलू राजनीति में सभी नागरिक व समूह राज्य की संप्रभु सत्ता के अधीन होते हैं तथा उनके आपसी संबंधों का संचालन भी संप्रभुता के द्वारा किया जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की सर्वोच्च सत्ता का अभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे कोई भी बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है। अतः विश्व राजनीति में राष्ट्रों के मध्य संबंधों का संचालन उनकी राष्ट्रीय क्षमता अथवा शक्ति के आधार पर होता है। प्रसिद्ध विद्वान मार्गेंथो ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसमें राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है? राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है।
इस संघर्ष में प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव का निरंतर विस्तार करता रहता है ताकि उसके हितों की पूर्ति हो सके। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का अर्थ यह है कि अमेरिका के पास इतनी क्षमता व इच्छा है कि अपने हितों को प्रभावित करने वाले विभिन्न वैश्विक मामलों में प्रभावकारी हस्तक्षेप कर उनका समाधान अपनी इच्छानुसार करने की क्षमता रखता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही गुट अथवा एक राष्ट्र का वर्चस्व होता है, तो ऐसी व्यवस्था को एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। शीत युद्ध काल में राजनीति में एक ध्रुवीय व्यवस्था के लक्षण सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत सन 1990 के दशक में पहली बार दिखाई दिए। इसका प्रमाण एकमात्र वैश्विक शक्ति अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता वर्चस्व है। तो वर्चस्व आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चस्व क्या है, यानी जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास शक्ति है, क्षमता है, वही उसी को वर्चस्व कहते हैं। इस शक्तियों को वर्चस्व कहा जाता है जिसके बल पर हम किसी दूसरे पर अपनी इच्छा को थोपते हैं। अगला है पॉइंट, इसमें का हम पढ़ेंगे एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, द्वितीय विश्व युद्ध है, उसके बाद महत्वपूर्ण परिणाम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति के ढांचे में बदलाव था। चूंकि यह युद्ध यूरोप की मुख्य भूमि पर लड़ा गया, इसलिए यूरोप के युद्ध में जीतने वाले राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, फ्रांस तथा हारने वाले राष्ट्र जर्मनी, इटली अत्यंत कमज़ोर हो गए थे। अमेरिका युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था, लेकिन वह युद्ध में होने वाली क्षति से बच गया था। अमेरिका ने युद्ध के बाद मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर वहां अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया। उसके साथ ही अमेरिका अपनी आर्थिक व सैनिक शक्ति तथा पूर्वी देशों पर अपने प्रभाव के कारण दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा। इस प्रकार साम्यवादी सोवियत गुट शीत युद्ध काल में अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट के विरुद्ध एक संतुलनकारी तत्व के रूप में कार्य करता था। सन 1991 में जब सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का भी पराभव हो गया, विश्व राजनीति में अमेरिका के विरुद्ध कोई संतुलनकारी शक्ति नहीं बची। एकमात्र शक्ति के रूप में अमेरिका की स्थिति और अधिक मजबूत होती चली गई। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका का वैचारिक, राजनीतिक तथा सैनिक वर्चस्व बढ़ने लगा। आर्थिक दृष्टि से अमेरिका पहले से ही विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था। साम्यवाद के प्रभाव के उपरांत पश्चिमी देशों के प्रचलित नव उदारवाद तथा पूंजीवाद की विचारधारा का विश्व में प्रभाव बढ़ गया। वैश्वीकरण ने पूंजीवाद की श्रेष्ठता का विस्तार संपूर्ण विश्व में कर दिया। अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी व्यवस्था की जीत को अमेरिका के जो विचारक हैं फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने इतिहास के अंत की संज्ञा दी है, एंड ऑफ द हिस्टोरी। 1992 में साम्यवादी गुट में सैनिक गठबंधन वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया, लेकिन पश्चिमी गुट के सैनिक संगठन नाटो को न केवल बनाए रखा गया बल्कि उसका विस्तार भी किया गया, जिससे अमेरिका व पश्चिमी देशों का सैनिक प्रभाव अधिक बढ़ गया। अतः आर्थिक, सैनिक व राजनीतिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व को कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा। यद्यपि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कतिपय नई शक्तियां जैसे चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील आदि के उदय के कारण बहुध्रुवी के लक्षण दिखाए जा रहे हैं, फिर भी अमेरिका का वर्चस्व अब भी कायम है। अमेरिकी वर्चस्व के तत्व आपको पता होना चाहिए। अमेरिका का जो वर्चस्व है, इसके तत्व किस प्रकार हैं, तो मैंने इसके तत्वों को 3 भागों में बांटा है। पहला सैनिक शक्ति, दूसरा आर्थिक तकनीकी शक्ति और तीसरा वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव। तो इनको हम अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं सैनिक क्षमता। अमेरिका की जो सैनिक क्षमता है विश्व में सबसे उत्तम प्रकार की इसकी सैनिक शक्ति है, क्योंकि कोई भी देश अंततः अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही दूसरे को अपनी बात मनवाने में समर्थ होता है। यद्यपि अमेरिका में सक्रिय सैनिकों की संख्या 12.81 लाख है, जो चीन व भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। लेकिन अमेरिका की सेना विश्व में सबसे प्रशिक्षित,
कुशल व तकनीकी दृष्टि से समृद्ध है, जो अमेरिका से दूर अन्य देशों में कार्य करने में सक्षम है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों जैसे डियागो गार्सिया, जापान के ओकिनावा, अरब की खाड़ी आदि में अमेरिका के सैनिक अड्डे स्थित हैं तथा यहाँ उसके जहाजी बेड़े तैनात हैं। वर्तमान में अमेरिकी सैनिक अड्डे व सुविधाएं मुख्य रूप से बहरीन, इटली, यूनान, ग्वांटानामो की खाड़ी, डियागो गार्सिया, गुआम, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर तथा स्पेन में कार्यरत हैं। इसी प्रकार अमेरिका अत्याधुनिक सैनिक हथियारों से संपन्न देश है, जो आणविक हथियारों की क्षमता अर्जित करने वाला वह पहला देश है। लंबी दूरी तक मार करने वाली आणविक मिसाइलें जो हैं, विमान वाहक पोत, पायलट सहित विमान रहित विमान जो हैं, बिना पायलट के विमान, पनडुब्बी आदि जो हैं का निर्माण व शोध अन्य देशों से बहुत आगे है। अमेरिका का रक्षा बजट भी विश्व में सबसे अधिक है। 2018 में अमेरिका का रक्षा बजट $892 मिलियन था। अमेरिका ने न केवल अपने सहयोगी देश जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब आदि की सुरक्षा की गारंटी दी है, वह अन्य देशों के साथ सैनिक गठबंधन भी बना कर रखे हैं। इस प्रकार अमेरिका की सैनिक शक्ति बहुत मजबूत है। दूसरा है आर्थिक व तकनीकी शक्ति। आर्थिक व तकनीकी शक्ति भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का मूल आधार होती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार व उच्च तकनीकी विकास की दृष्टि से अन्य राष्ट्रों से बहुत आगे है। 1980 में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज भी वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2017 के आंकड़े के अनुसार अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद $19,390 बिलियन था, जबकि इसी वर्ष दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $12,014 बिलियन था। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की है। इसी वर्ष इसका घरेलू उत्पाद $4,872 बिलियन था। वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी लगभग 25% है। तकनीकी विकास की दृष्टि से अमेरिका विश्व में अग्रणी देश है। महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, रक्षा तकनीक, परमाणु क्षमता आदि में अमेरिका को विश्व में श्रेष्ठता हासिल है। विश्व की कई महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका में स्थित हैं। वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना तकनीकी में महत्वपूर्ण कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक आदि अमेरिका में ही स्थित हैं। सूचना तकनीक में इनका एकाधिकार है। इंटरनेट का आविष्कार भी अमेरिका में ही हुआ है। व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में भी अमेरिका बहुत विकसित है। इस प्रकार देखा जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और विकास सैनिक क्षमता जो है के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगला है वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव। प्रसिद्ध विद्वान जोसेफ नाई ने राष्ट्र की शक्ति को दो रूप बताए हैं, कठोर शक्ति, दूसरी है मृदुल शक्ति। सैनिक क्षमता जहाँ कठोर शक्ति का उदाहरण है, वहीं वैचारिक व सांस्कृतिक प्रभाव मृदुल शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका सदैव उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक रहा है। 1991 में जब सोवियत संघ तथा साम्यवादी गुट के विघटन के उपरांत वैश्विकरण की जो लहर आई, उसका मूल आधार नव उदारवाद पर आधारित पूंजीवादी विचारधारा ही है। आज समाजवाद तथा साम्यवाद की विचारधाराओं को स्वीकार्यता कम हो गई है। पूंजीवादी तथा नव उदारवादी विचारधारा को श्रेष्ठ व अंतिम मान लिया गया है। फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी इतिहास के अंत की धारणा में पूंजीवादी तथा नव उदारवाद को श्रेष्ठता का ही संकेत दिया है। लोकतंत्र, पूंजीवाद व बाजार की श्रेष्ठता के सिद्धांतों का पूरी दुनिया में बोलबाला है। अमेरिका को इनका गढ़ माना जाता है। अतः वैश्वीकरण के वर्तमान युग में वैचारिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से भी अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है। अमेरिकी वर्चस्व का प्रदर्शन। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका व पश्चिमी गुटों के वर्चस्व की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अमेरिका के इस वर्चस्व को एक ध्रुवीयता के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण है साम्यवादी गुट का पराभव। तो इसकी मुख्य घटनाओं को हम देखते हैं।
सबसे पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध तथा जो है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, जो कि 1991 में है। खाड़ी संकट की शुरुआत तब हुई जब इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर अपना सैनिक कब्जा स्थापित कर लिया, क्योंकि वह कुवैत को अपना सूबा समझता था। कुवैत तेल संसाधनों से संपन्न देश है तथा इराक 1961 से ही इस प्राकृतिक संपदा पर नियंत्रण करना चाहता था। अमेरिका सहित विश्व के अन्य देशों ने भी इराक की सैनिक कार्यवाही की निंदा की, लेकिन इराक कुवैत को अपने सैन्य नियंत्रण से मुक्त नहीं करना चाहता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी प्रस्ताव पर इराक के विरुद्ध आर्थिक व सैनिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन सद्दाम हुसैन की हठधर्मिता के कारण प्रतिबंध कामयाब नहीं हुए। अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने 20 नवंबर 1991 को यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि इराक 15 जनवरी 1991 तक कुवैत को से अपनी सेनाएं हटा ले, अन्यथा सुरक्षा परिषद द्वारा सैन्य बल का प्रयोग किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में सुरक्षा परिषद जो है उसके द्वारा सैन्य बल के प्रयोग का दूसरा उदाहरण था। सद्दाम हुसैन ने अपनी हठधर्मिता के कारण सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था उसे नहीं माना। परिणामतः सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए 17 जनवरी 1991 को अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेनाओं ने इराक पर हमला बोल दिया। इराक की सेनाएं इस हमले का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप इराक के तत्कालीन शासक जो थे सद्दाम हुसैन ने 27 फरवरी 1991 को इराक से अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस प्रकार कुवैत इराक के सैनिक नियंत्रण से मुक्त हो गया। इसी के साथ पहली खाड़ी युद्ध का अंत भी हुआ। इस सैनिक कार्यवाही को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप अथवा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व को प्रमाणित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण अफगानिस्तान में अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेनाओं का आक्रमण है। चूँकि यह आक्रमण 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर स्थित विश्व व्यापार केंद्र पर किए गए भीषण हमले के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था, इसलिए इसे आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। यह हमला अलकायदा समूह के जिन आतंकवादियों द्वारा किया गया उन्हें अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को वहां की तालिबान सरकार से संरक्षण व सहयोग प्राप्त हो रहा था, इसलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विरुद्ध ये हमला किया था। 9/11 आतंकवादी घटना जो हुई है ये 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुई। आतंकवादी हमला अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी। इसमें अमेरिका सहित 80 देशों के करीब 5000 लोग मारे गए थे। इस आतंकवादी घटना को 9/11 के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह घटना 11वें महीने सितंबर की 9 तारीख को हुई थी। इस घटना में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर लिया था। इसमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क शहर के विश्व व्यापार केंद्रों की जुड़वा इमारतों पर उड़ान के दौरान जोर से टकरा दिया गया। इससे ये इमारतें देखते ही देखते ध्वस्त हो गई तथा बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तीसरे विमान को आतंकवादियों ने वाशिंगटन स्थित अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पेंटागन से टकरा दिया, लेकिन इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ। चौथे विमान को आतंकवादियों की योजना के अनुसार अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस की बिल्डिंग से टकराया जाना था, लेकिन यह विमान पेंसिल्वानिया राज्य के एक गांव में जा गिरा तथा कांग्रेस की बिल्डिंग दुर्घटना से बच गई। इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने बाद में केन्या तथा तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर भी हमले किए, जिससे सैकड़ों की तादाद में निर्दोष लोग मारे गए थे। अमेरिका ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह पता लगा लिया कि इस घटना के लिए ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन उत्तरदायी है
तथा इस संगठन का गढ़ अफगानिस्तान में स्थित है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, जो जूनियर के नाम से जाने जाते हैं, ने घटना के तुरंत बाद ये वचन दिया कि इस घटना के लिए जो भी लोग उत्तरदायी हैं शीघ्र ही उनका पता लगाया जाएगा और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। अमेरिका ने इसके बाद आतंकवाद को विश्वव्यापी चुनौती मानते हुए इसके विरुद्ध वैश्विक लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। पश्चिमी देशों के साथ भारत, चीन जैसे देशों ने भी अमेरिका की वैश्विक आतंकवाद विरोधी मुहिम का समर्थन किया। इसी आतंकवादी हमले के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 में सैनिक हस्तक्षेप किया। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का सफाया करना था। इसलिए अमेरिका द्वारा इस सैनिक कार्यवाही को आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई कहा गया। अफगानिस्तान में अमेरिका का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आतंकवादियों के नेटवर्क की समाप्ति है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत अमेरिका व नाटो की बहुसंख्यक सेनाएं 2014 में अफगानिस्तान से वापस बुला ली गईं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध शुरू की गई इस कार्यवाही को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की संज्ञा दी जाती है। इराक पर अमेरिकी हमला यानी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003। यद्यपि प्रथम खाड़ी युद्ध में पराजय के बाद भी इराक में सद्दाम हुसैन का तानाशाही शासन मध्य पूर्व में अमेरिका के हितों के लिए एक चुनौती बना रहा। अमेरिकी नीति निर्माता अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले अलोकतांत्रिक राज्यों को शैतान राज्यों की संज्ञा देते थे। ये राज्य उत्तरी कोरिया, ईरान व इराक हैं। अमेरिका इराक के विरुद्ध निरंतर यह आरोप लगाता रहा है कि इराक में सामूहिक नरसंहार के शस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं, जो विश्व शांति सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन सद्दाम हुसैन इस आरोप से मना कर रहे हैं। इसी आधार पर अमेरिका व उसके सहयोगी यूरोपीय राष्ट्रों ने 20 मार्च 2003 को इराक पर सैनिक आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्यवाही को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती। तात्कालिक रूप से सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका के राजनीतिक, सैनिक व वैचारिक वर्चस्व में तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन अमेरिका के घरेलू और बाह्य परिवेश में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो इसके वर्चस्व को सीमित करते हैं। वो वर्चस्व के लिए सीमित करने वाले तत्व हैं जिनमें पहला है युद्ध विरोधी जनमत। अमेरिका व अन्य पश्चिमी देश जो लोकतांत्रिक देश हैं, समय समय पर इन देशों की जनता द्वारा इनकी सैनिक कार्रवाइयों का विरोध किया गया है। वर्तमान में जनसंचार के साधनों का तेजी से जो विकास हुआ है, जो कि जनमत के निर्माण व उसकी अभिव्यक्ति में सहायक हैं। वर्तमान में विश्व जनमत भी अमेरिका के अनुचित वर्चस्व का विरोधी रहा है। दूसरा पॉइंट है अमेरिका का संवैधानिक शक्ति संतुलन। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। शासन के तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका, एक दूसरे के विरुद्ध नियंत्रण व संतुलन के आधार पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध व सैनिक कार्यवाहियों का संचालन कार्यपालिका व राष्ट्रपति का अधिकार व दायित्व है, लेकिन युद्ध की घोषणा तथा सैनिक कार्यवाही की अनुमति देना वहाँ की संसद तथा कांग्रेस का अधिकार है। राष्ट्रपति ओसामा सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही हेतु कांग्रेस से सितंबर 2013 में अनुमति नहीं प्राप्त कर सके। यह सैनिक कार्यवाही नहीं हो सकी। अमेरिकी शासन व्यवस्था का स्वरूप अमेरिका के वर्चस्व के सामने प्रयोग को सीमित करता है। तीसरा कारण है नई शक्तियों का उदय तथा रूस का पुनरुत्थान। गत पुनः 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में विश्व में कतिपय गैर यूरोपियन शक्तियों जैसे चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आदि का उदय हो रहा है, जो विश्व राजनीति में अमेरिका के राजनीतिक व आर्थिक वर्चस्व को सीमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इन चारों देशों ने रूस के साथ मिलकर 2009 में ब्रिक्स नामक संगठन बनाया है। ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का समूह है, जो गोल्डमैन सैच नामक अमेरिकी संस्था के अनुसार देश 2030 तक अमेरिका व पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगा। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका व पश्चिमी देशों की भागीदारी कम करके अन्य देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी तरह G20 समूहों के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में भारत व चीन जैसे नवोदित देशों की भूमिका भी बढ़ गई है। वैसे भी वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र यूरोप से हटकर एशिया में आ गया है,
चीन 2010 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गत 3 दशकों में चीन के आर्थिक व सैनिक उदय के कारण अमेरिका चिंतित हो रहा है। अगला पॉइंट है नाटो का आंतरिक गतिरोध। सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो में उन देशों को भी शामिल कर लिया गया जो कभी सोवियत खेमे के सदस्य रहे हैं। इससे नाटो की एकता कमजोर हुई। साथ ही नाटो के सभी महत्वपूर्ण सदस्य प्रत्येक मामले में सैनिक कार्रवाई का समर्थन नहीं करते। फ्रांस ने कई बार अमेरिका के सैनिक कार्रवाई प्रस्तावों को नाटो का विरोध किया है। नाटो की ऐसी स्थिति अमेरिका के मनमाने सैनिक व्यवहार को सीमित करती है। अगला पॉइंट है वैचारिक गतिरोध। अमेरिका व पश्चिमी देशों के वर्चस्व में नव उदारवादी व पूंजीवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण के दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, वैसे ही नव उदारवादी विचारधारा भी अपनी लोकप्रियता को कम करती जा रही है। आज देशों व विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता बढ़ रही है तथा गरीबी तथा भुखमरी जैसी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जनसंख्या का बड़ा भाग विकास की मुख्य धारा से अलग हो गया है। असंतुलित विकास के कारण पर्यावरण विघटन व जलवायु परिवर्तन की समस्याएं चुनौती का रूप धारण करती चली जा रही हैं। जीवंत व समेकित विकास विश्व की आवश्यकता बन गया है। विश्व व्यापार मंच की वार्षिक बैठकों के दौरान जनता ने वैश्वीकरण व पूंजीवादी विचारधारा के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भी किए हैं, जिससे नव उदारवाद ही सबसे अच्छी विचारधारा नहीं है, ये साबित हो गया है। अतः अमेरिका वर्तमान में आर्थिक चुनौती के साथ साथ वैचारिक चुनौती का भी सामना कर रहा है। सुरक्षा परिषद का वीटो अगला पॉइंट है। किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के साथ रूस, चीन भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। यद्यपि 1990 के दशक में अपनी आंतरिक चुनौतियों के कारण रूस ने सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रस्तावों का विरोध नहीं किया, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। रूस व जो चीन है के विरोध के कारण ही सितंबर 2013 में अमेरिका सीरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया था। तो ये कारण है इसके अमेरिकी वर्चस्व की चुनौती के सामने चुनौतियां बनकर के आए हैं। भारत अमेरिका संबंध यानी बहुआयामी सामरिक साझेदारी। शीत युद्ध काल में क्या था, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो भारत व अमेरिका विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों ही देश मानवाधिकारों और समानता तथा न्याय व विधि के शासन में विश्वास करते हैं। फिर भी नीतिगत विभिन्नताओं के चलते शीत युद्ध काल में दोनों देशों के संबंध मजबूत नहीं बन पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक महाशक्ति व पूंजीवादी गुट के नेता के रूप में जहां विश्व स्तर पर साम्यवादी गुट के विरोध की नीति अपनाई, वहीं भारत ने गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। इसलिए देखा जाए तो 1950 के दशक में अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डसेल ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को एक अनैतिक नीति की संज्ञा दी थी। इसी धारणा के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक व सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई, जबकि पाकिस्तान सदैव ऐसी सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध करता रहा है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं उत्तर शीत युद्ध काल में भारत की स्थिति क्या थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया। दोनों देशों ने एक दूसरे को नए चश्मे से देखना आरंभ कर दिया। भारत ने वैश्वीकरण के इस युग में भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए 1991 में आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरण की नीति अपनाई, जिसे अमेरिकी नीति निर्माताओं ने सराहा, क्योंकि इससे उन्हें भारत में निवेश और व्यापार की व्यापक संभावनाएं दिखाई देने लगीं। अतः दोनों देशों के मध्य आर्थिक साझेदारी का नया अवसर प्राप्त हुआ। दोनों देशों ने विश्व आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। इसके लिए इन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी के कुछ आयाम हैं, उनको समझ लेना आवश्यक है। पहला है उच्च स्तरीय विचार विमर्श। जो उत्तर शीत युद्ध काल में दोनों देशों के मध्य उच्च स्तरीय शिखर वार्ताओं का क्रम शुरू हुआ, जो सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत मार्च 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से हुई। इसके बाद अमेरिका के
प्रत्येक राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। 2006 में जॉर्ज बुश, 2010 में बराक ओबामा ने भारत की यात्राएं की। ओसामा 26 जनवरी 2015 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के और अमेरिका के संबंध जो हैं मधुर हो रहे हैं। सामरिक वार्ताएं जो हुई हैं दोनों देशों के मध्य 2009 में सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए वार्ताएं की गई। निम्न 5 क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विचार विमर्श किए गए, जिसमें परमाणु अप्रसार, आतंकवाद विरोधी कार्यवाही तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सामरिक सहयोग। दूसरा है ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सामरिक सहयोग। तीसरा है शिक्षा और उसके विकास तथा महिला सशक्तिकरण में सहयोग। चौथा है आर्थिक, व्यापारिक, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के संबंध में सहयोग तथा पांचवा है विज्ञान, तकनीक और स्वास्थ्य संबंधित वैश्विक तकनीक चुनौतियों तथा नूतन तकनीकी क्षेत्र में सहयोग। ऐसी सहयोग की भावना के लिए किया गया है। फिर अगला पॉइंट आता है आर्थिक साझेदारी के लिए। तो अमेरिका के लिए और भारत के बीच में आर्थिक साझेदारी के लिए कई व्यापार व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत सारे समझौते किए गए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में देखा जाए तो बहुत सारे सामरिक समझौते हुए हैं और भारत की स्थिति और मजबूत होती चली जा रही है। तो अब हम आपको इस विषय से जुड़े हुए सारे पहलुओं को समझा दिया है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो हम आपको जो पढ़ाएंगे तो अगला लेसन होगा शक्ति के उभरते वैकल्पिक केंद्र। तो शक्ति के उभरते वैकल्पिक केंद्र के में चीन का उदय, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे।